कहती थी कि ये पागल है, ये इसका नहीं हो पाएगा, आजकल की अधिकारी बनना तो एक सपना है, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बेरोजगारी, वो पागल हो गया है, उसने नौकरी भी छोड़ने की त्यागपत्र मैंने 1-2 बार दिए हैं, नौकरी भी छोड़ने का प्रयास किया है, शादी भी नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुझे अपनी आप में खेलता विश्वास नहीं था, था। बस पढ़ता रहता था। अच्छा। बच्चों के साथ शैतानी ज़्यादा नहीं करता था, चुपचाप पढ़ता था अपने काम में। संस्कारी चाहिए और क्या। हाँ, और घर का काम करे, बस ऐसे ही चाहिए। तो दहेज वगैरह क्या कुछ सोचा है आपने? दहेज भले ही ना मिले, लड़की बढ़िया मिल जाए। पंक्ति अंतिम, मैं इस पंक्ति के साथ अपनी इस बात को समाप्त करना चाहूँगा। बस मैं यही चाहता हूँ, केवल मैं जज बनकर न्याय करूँ अनमोल तथा निर्धन, तथा मेरी कलम से न्याय की सरता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। ग्वालियर ब्रेकिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं गौरव और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। दोस्तों, जैसे कि कार्यक्रम का नाम है संघर्ष से शिखर तक, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस समय हम लोग डबरा के पास हरिपुर गांव में हैं और मेरे नज़दीक आप देख सकते हैं एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके साथ उनकी माता जी हैं और ये कुछ टीचर स्टाफ है और साथ साथ यहाँ पर पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि ज्ञान अर्जित करने आते हैं। यहाँ पर आने का विशेष कारण ये है कि जो मेरे बगल में महानुभाव बैठे हुए हैं, उनका हाल ही में सिविल जज में चयन हुआ है। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वे उनके पिताजी चाहते थे कि वे जब वे जवान हुए तो शादी कर लें, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते थे और उनका सपना था कि वे कुछ अपने समाज में करके दिखाएं, उसके बाद ही वे विवाह के बंधन में बने। लेकिन पिताजी को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलात आई, कई बार स्टेशन पर भी सोए, लेकिन उनके मन में विजन था कि मुझे कुछ बनना है और मेहनत करने के बाद वे आज सिविल जज बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे ही उनका नाम पूछता हूँ और परिचय जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शाक्य है और मेरी माता का नाम पुष्पा शाक्य है और मेरे पिताजी का नाम किशोरी लाल शाक्य है। मैं मूलतः ग्राम चक्कोरी, तहसील डबरा का निवासी हूँ। जी, आप बताइए कैसा था इनका बचपन? जी खेलता नहीं था, बस पढ़ता रहता था। अच्छा। बच्चों के साथ शैतानी ज़्यादा नहीं करता था, चुपचाप पढ़ता था अपने काम में। तो बचपन में सोचा था कि सरकारी विभाग में जाना है आप? जी, मैंने तो सोच लिया था कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना है, इसके अलावा प्राइवेट नौकरी की तो मैंने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि आजकल ग्रामीण परिवेश में और जहाँ तक भारत में शासकीय नौकरी को विशेषतः प्राथमिकता दी जाती है, तो मेरा शुरू से ही सपना था कि शासकीय नौकरी करना है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं था, ग्रामीण परिवेश है, तो शासकीय नौकरी में जाने का सपना बचपन से ही सोच रखा था। तो शासकीय नौकरी इतना आसान नहीं होता मिलना, आज का अगर सिनेरियो देखें। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या व्यवधान आए, तब आप मैं पहली सरकारी नौकरी की बात करूंगा जो आप उच्च न्यायालय में क्लर्क हैं, वो नौकरी आपको पहले कैसे हासिल हुई? क्योंकि उस नौकरी के दौरान ही आपने पढ़ाई करके फिर सिविल जज वाली परीक्षा पास की है। मैं इससे पहले अभी वर्तमान में जिला न्यायालय ग्वालियर में, सिविल न्यायालय डबरा में सहायक ग्रेड 3 क्लर्क के पद पर पदस्थ हूँ वर्तमान में। और इससे पूर्व भी मैंने कई इंटरव्यू दिए, जिसमें मैं 4-5 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ और पोस्टों के लिए क्लर्क ही थी, क्योंकि मुझे ये विश्वास है और ये मेरा कबीरदास का दुआ है कि भूखे पेट भजन नहीं होती। तो चूँकि मैं घर से निकल चुका था और मेरे पास आय का कोई साधन नहीं था, तो सर्वप्रथम मेरा यही था कि पहले मैं पेट भरा जाए, तब अपने सपनों को साकार किया जाए। तो इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए प्राथमिकता मेरा यही थी कि मैं शासकीय सर्विस चाहे कैसी भी हो, हाल फिलहाल में अपनी पेट की आग तो बुझाएं। तो इसलिए मैंने है ना सर्वप्रथम कई बार इंटरव्यू दिए, तो लेकिन सब लोग यही कहते थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी एक बार आए थे, उन्होंने कहा कि बेटा सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती और ख़ासकर कितने ही पढ़े लिखे घूम रहे हैं। तो लेकिन मैंने उनसे बोला कि अगर व्यक्ति में विश्वास हो और आत्मविश्वास हो तो नौकरियाँ, कहते हैं ना, इस सड़कों पर नहीं डली, वास्तव में नौकरियाँ आसानी से उपलब्ध हैं। बस आपके अंदर योग्यता होना चाहिए, लगन होना चाहिए और अपने अंदर काबिलियत और विश्वास होना चाहिए। तैयारी की मैं बात करूंगा, कोचिंग लगाई थी आपने सिविल जज बनने के लिए या घर पर ही स्टडी करी? दिन में नौकरी भी करते थे आप, तो पढ़ाई के लिए समय कैसे निकाला? वो टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा आपका? कोर्ट की नौकरी काफ़ी हार्ड वर्किंग है, क्योंकि उसमें आपको अलर्ट एवं सतर्क होकर बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर काम करना पड़ता है और शारीरिक मेहनत भी होती है। चूँकि मैं क्लर्क रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर पर टाइपिंग का काम भी करता था, तो काफ़ी थकान भी, शारीरिक और मानसिक दोनों थकान होती थी, क्योंकि मानसिक कार्य भी है और शारीरिक भी है। चूँकि मुझे सुबह 9:30 बजे से तैयार होकर निकल जाता था, क्योंकि पहले से ही काम प्रिपेयर करना पड़ता है, और शाम को 7 के लगभग बज जाते थे, तो 9-10 घंटे मेरे ऐसे ही चले जाते थे और 6 घंटे 7 घंटे मेरे सोने में जाता था।
बाकी की नित्य क्रियाएँ में 2 घंटे रहता था। इस प्रकार मेरे पास 5-6 घंटे बचते थे। लेकिन मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था कि अगर मैं 4 घंटे में इतनी बेहतरीन मेहनत करूँ कि अगर मैं अपनी लगन और सच्ची श्रद्धा से कोई काम करता है, तो कहते हैं कि अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है और ईमानदारी पूर्वक आपने कोई काम किया है, तो निश्चित है पूरी कायनात आपके उस सपने को पूरा करने के लिए जुट जाती है। मैं पढ़ाई का जानना चाहूँगा, जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, स्टूडेंट जो हैं सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, उच्च न्यायालय की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किताबें वगैरह आपने कौन सी चयन की? क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़कर ही आपने ये सिलेक्शन हासिल किया है। वो जानना चाहूँगा वो आपका अध्ययन कैसा रहा? मैं सभी बच्चों को जो आर्थिक रूप से, खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या साधन संपन्न नहीं हैं या ग्रामीण परिवेश में निवास कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एक उद्देश्य बनाया, तो उसके सिलेबस को देखें। और ज़रूरी नहीं है, जहाँ तक मैं सिविल जज के बारे में बात करना चाहूँगा, जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत अत्यधिक ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। जो आपने क्या है, एक गीता का सार है, क्या है गीता का सार, गीता में लिखा हुआ है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कई चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको शाब्दिक रूप से अर्थ करके कई ग्रंथ लिखे हुए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सिविल जज की तैयारी के लिए बैरेक्ट एक गीता है, एक सार है। अगर आपने बैरेक्ट बहुत अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी किताबों के लिए कमेंट्री पढ़ना पड़े। अगर आप बैरेक्ट बार बार पढ़ोगे, पढ़ते जाओगे निरंतरता, तो आप देखना कि जैसे एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके बिना गुरु के अपने चक्षु ज्ञान के चक्षु खोल लिए थे, अपना ज्ञान स्वतः ही अर्जित हो जाता, आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। आप एग्जाम्पल पढ़ो, बैरेक्ट में इतना कुछ दिया हुआ है विद उदाहरण कि आपको किसी अन्य चीज़ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वर्तमान का पेपर इतना लेंदी आता है कि स्किल है, वो टाइम पीरियड में आपको बहुत कुछ लिखना है। तो आप अगर बैरेक्ट की कंप्लीट कर लोगे और सच्चे मन से पढ़ोगे, तो निश्चित है बैरेक्ट ही पर्याप्त होता है। थोड़ा बहुत कमेंट्री के लिए किताबें लेना पड़ती हैं, लेकिन मैं उसको कंपलसरी या आवश्यक नहीं समझता। बैरेक्ट ही सफलता के लिए मेरा मूल उद्देश्य रहा है, और मूल बैरेक्ट के द्वारा ही मेरे को सफलता प्राप्त की है, और मैंने अच्छी रैंक प्राप्त की है सिर्फ बैरेक्ट के कारण ही। मैं बात करूंगा आपकी माता जी की, उनका कितना सहयोग रहा? जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने वो खुद भी एक शिक्षिका हैं, तो कितना उनका सहयोग रहा? मेरे दुनिया में मदद की है तो इस संसार में सिर्फ मेरी माताजी ने की है। और मैं मानता हूँ कि जो मैं कुछ हूँ अपनी माता के कारण हूँ, क्योंकि जब मैं भूखा था या जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरी माताजी ने ही मेरे को खाना दिया, मेरे को आर्थिक रूप से सबल किया, एक विश्वास दिया। इसके अलावा दुनिया तो सिर्फ मतलब आशा है, दुनिया ने सिर्फ मतलब एक तरह से सिर्फ मज़े लिए हैं। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, संघर्ष व्यक्ति को हर कोई ताने कसता है, लेकिन आर्थिक रूप से या कोई सहयोग कोई नहीं करता। सहयोग मेरी माँ ने किया है, और मैं जो भी कुछ हूँ, मेरी माँ का त्याग, ईमानदारी, समर्पण, जो कुछ कहें, सब कुछ उनकी लिए समर्पित है। पहले बेटा जब शादी हो रही थी तो घर छोड़ के चला गया था, अब तो मुझे लगता है रिश्ते भी बहुत आ रहे होंगे, तो बहू कैसी चाहिए माता जी अब आपको? संस्कारी चाहिए और क्या। हाँ, वर घर का काम करे, बस ऐसी चाहिए। तो दहेज वगैरह क्या कुछ सोचा है आपने? दहेज भले ही ना मिले, लड़की बढ़िया मिल जाए। आप कैसा सोचते हैं लाइफ पार्टनर के बारे में, कैसा होना चाहिए? सर, मेरा मानना ये है कि चूँकि लड़कियां आजकल शिक्षित आ रही हैं और हर पिता अपनी बच्चियों को क्या है, पढ़ाई देते हैं, तो निश्चित है घरेलू कार्य नहीं आते। तो मैं सोचता हूँ कि घरेलू कार्य एक महिला का बोझ ना होकर एक आभूषण और महत्वपूर्ण एक उसका अंग है। और मेरा कहना है कि घरेलू काम जानती हो तो विशेषकर आभूषण के रूप में अगर वो ले, तो ऐसी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो जो लोग इस शो को देख रहे हैं उन्होंने बता दिया है कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए, तो जो इच्छुक हैं वो यहाँ कर सकते हैं संपर्क। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं बच्चों को या छात्रों को पढ़ने के लिए। शहर में तो सुविधाएं हैं, कोचिंग्स भी अच्छी हैं, तो जो ग्रामीण परिवेश है, आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मेरा ये है कि देखो, दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपने ऊपर अपनी बात को, अपनी आत्मा को, अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाहिए। मेरे से दुनिया कहती थी कि ये पागल है, ये इसका नहीं हो पाएगा, आजकल की अधिकारी बनना तो एक सपना है, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बेरोजगारी, पागल हो गया है, उसने नौकरी भी छोड़ने की त्यागपत्र मैंने 1-2 बार दिए हैं, नौकरी भी छोड़ने का प्रयास किया है, शादी भी नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था, मेरी जिद थी कि नहीं, मुझे अधिकारी बनना है, मैं बनूंगा। मैं यही कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उच्च अध्ययन के लिए या अधिकारी बनने के लिए दिल्ली जाया जाए या बहुत बड़ी महानगरों में या बड़ी सिटियों में जाना जाए, कि नहीं बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में 1.5-2 लाख रुपए कोचिंग फीस दी जाए
तो ही आप सफल रहोगे। मेरा मानना है अगर आपके अंदर विश्वास है और आपने अपनी ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई की है और अपने प्रति और समाज के प्रति और अपने अध्ययन के प्रति ईमानदार हैं, तो कोई परिवेश या ग्रामीण क्षेत्र या आपकी स्टडी या हिंदी माध्यम कुछ भी बाधा नहीं पड़ती। सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता है। किताबों में इतना उपलब्ध है कि आपको सिर्फ कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आप फ़ोन का माध्यम है, आप फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं ग्रामीण परिवेश में हूँ या मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं या मैं नौकरी करता हूँ प्राइवेट या मजदूरी करता हूँ तो मैं नहीं बन सकता या मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं भी हिंदी माध्यम से हूँ और अच्छी रैंक में आया हूँ। आप विश्वास कीजिए अपने ऊपर, अपने सपनों के साथ जिए। सपने वे नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अब आप न्यायालय में जज बनकर जाने वाले हैं, कहते हैं कि कानून अंधा होता है, कानून की आंख पे तो पट्टी बंधी है, हम देखते हैं एक मूर्ति है। तो क्या अब गरीबों के साथ, वंचितों के साथ या जो दोषी नहीं है उसके साथ न्याय होगा? देखो, कानून की पट्टी बनना ये नहीं माना जाता कि कानून अंधा है। पट्टी का आशय ये है कि धारा आर्टिकल 14 संविधान में लिखा हुआ है समता का अधिकार। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो धनाढ्य परिवार से हो, चाहे राजा हो, चाहे संतरी हो अथवा रंग फकीर हो, पट्टी का मतलब है कि उन सभी को एक समान रूप से देखा जाएगा। अगर न्यायालय में आए हैं, अगर उन्होंने अपराध किया है तो न्यायालय पट्टी बांधकर उन्हें एक ही रूप में देखेगा। और तलवार एक हाथ में इसलिए, अगर उन्होंने अपराध किया है तो चूंकि मेरे आँख में पट्टी बंधी है, मुझे नहीं पता आप राजा हो या रंग हो, अगर आपने अपराध किया तो इस तलवार से दंड भी मिलेगा। ये उसका आशय है। जी जी जी। कविता आप सुनाने वाले थे कुछ कि शिक्षा जीवन का वो आधार है जो करती सपने साकार है। शिक्षा का नहीं कोई मोल, जीवन की तरह अनमोल है। मतलब शिक्षा एक जीवन की तरह अनमोल है। ये इतनी शक्तिशाली है कि इससे तुम इस दुनिया को बदलने की, अपने आप को नहीं पूरी दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखते हो। इसलिए कहते हैं कि कभी अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा मैं, क्योंकि मुझे पता था अपनी मेहनत से किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। और मेरा मानना है, कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप निकल नहीं सकते, तो ग्रामीण परिवेश व्यक्तियों के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये कहना चाहूँगा, परीक्षार्थी के लिए, कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें मिटा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंक्ति अंतिम, मैं इस पंक्ति के साथ अपनी इस बात को समाप्त करना चाहूँगा। बस मैं यही चाहता हूँ, केवल मैं जज बनकर न्याय करूँ अनमोल तथा निर्धन, तथा मेरी कलम से न्याय की सरता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। ये शुरू में परिस्थितियाँ आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी, मैं भी नहीं था, ये भी नहीं थे, लेकिन पढ़ने में बहुत कुशाग्र थे, बहुत होशियार थे। इनके बच्चों से आज आगे, मेरे बच्चे प्राइवेट सेक्टर में हैं, आईटी इंजीनियर हैं, ये सिविल जज बन गए। मुझे बहुत खुशी है कि इनके सपने साकार हुए। बच्चों को भी प्रेरणा देंगे कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, बच्चों स्कूल के बच्चों को भी समझाएंगे कि गरीब बच्चा भी देखो आगे बढ़ सकता है। और ये संजय जी हमारे हरिपुर स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा चुके हैं। उन्होंने 1 साल यहाँ पर पढ़ाया, काफ़ी अच्छा पढ़ाया, बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है। और उनको ऐसा लगा कि सर यहाँ से जाए नहीं, लेकिन उनकी जॉब लग चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से चले गए। और बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, वो सर यहीं पर रहते तो और अच्छा लगता, उनको और अच्छी शिक्षा मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो संजय जी ने बता दिया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात बिल्कुल सच भी है। और तो हमारे साथ थे संजय साकी, जो कि पिछोर निवासी हैं, डबरा के पास जो गांव पड़ता है वहाँ के, और उनका संघर्ष हमने देखा कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, बिना कोचिंग के, बिना एक अच्छी सुविधाओं के उन्होंने इस लक्ष्य को पार किया, और आज वे सिविल जज बनकर अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहुँचाएं उन लोगों तक जो कि गरीब या वंचित परिवार से हैं और जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, या IAS IPS जो भी अच्छी परीक्षाएँ हैं, ताकि वे देख सकें और मोटिवेट हो सके और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें।